पिताश्री जी ने कितनी बेहतरीन तरीके से कविता पढ़ी। बेशक। क्या आज भी ऐसे कविताएं लिखी जाती है? देखिए, कविताएं ऐसी लिखी जाती है या नहीं, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कविताएं लिखी जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम हैं जो न जाने कहां कहां छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में है, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। और आज एक बेहद छोटे से गांव मध्य प्रदेश में बेटमा से हमारे बीच में एक ऐसा कवि आता है जिसमें भरपूर संभावना है। वो आज छुपा रुस्तम जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर कल वो एक बड़ा नाम होगा। संजय खत्री, बेटमा से। खाली है हर गिलास, कोई भरा नहीं, और शुक्र है मुझे देखकर कोई डरा नहीं। भाई साहब, जनरली इंसान चेहरे और नाम से पहचाने जाते हैं जी। मैं विश्व में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता है। क्योंकि अंधेरे में केवल यही चमकते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करता हूँ कि एक बार बिना कुछ लिखे हम मंच पर जाकर चीखे कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इन घूसखोरों को धूल चटा दूंगा, मैं करूंगा सही और गलत में पूरी ईमानदारी से भेंट, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नहीं कर दूं इस काले धन को सफेद। अच्छा, बहुत अच्छे। तभी पब्लिक में से खड़ा होकर बोला, भाई साहब रुकावट के लिए खेद, आपके कथन में ये भेद, इस काले धन का जो करना हो करना बाद में, पहले अपने आप को कर लो सफेद। बहुत अच्छे संजय। मंच से काफी बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मेरा सौभाग्य के इस मंच पर आके इनके सामने कविता पाठ कर रहा हूँ। तो कई प्रकार की बातें हुई मंच से, नेताओं के बारे में भी हुई। आपकी नागपंचमी पर जब दिखाई नहीं दिए नाग और सपेरे, तभी घर पर आए एक पड़ोसी मित्र मेरे। मैंने कहा क्या हाल है? वो बोले कि नागपंचमी के पावन पर्व पर लगता है नागों का पड़ गया अकाल है, अब आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, हमारे अच्छे पड़ोसी होने का सच्चा परिचय दीजिए। नाग तो हमें मिले नहीं, इस बार आप ही दूध पी लीजिए। मैंने कहा यही फार्मूला तो मैं सुबह से आजमा रहा था, और जब सफलता नहीं मिली तो हार कर आपके घर आ रहा था। हमारी सारी बात हमारे पड़ोस में रहने वाला हमारा एक नेता मित्र सुन रहा था, जो कई दिनों से चुनाव के सतरंगी सपने बुन रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा तत्काल खोला, हम कुछ बोले उससे पहले ही वो बोला कि मुझे बहुत दुख है कि आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे के दुख में शामिल नहीं है, और मुझे लगता है कि आप दोनों इस दूध के काबिल नहीं है। अब तक आपकी हर समस्या के समाधान हम ही ने किए हैं, और सब जानते हैं कि हम तो आपकी सेवा के लिए ही जिए हैं। आपकी इस समस्या का समाधान भी हम ही करेंगे, और आप घबराइए मत, आपके नाग देवता का दूध हम पिएंगे। अच्छा, मैं समझ गया नेताजी का दूध के प्रति लगाव। दरअसल आने वाले हैं कुछ दिनों बाद चुनाव। क्या बात है। मैं भी मौका नहीं चुका, और नेताजी इससे आगे कुछ न बोले, इसलिए एक पल भी नहीं रुका, और दूध से भरा हुआ प्याला नेताजी की ओर बढ़ाया। किंतु नेताजी ने जैसे ही दूध पीने के लिए प्याला मुंह से लगाया, दूध अपनी पवित्रता खोने से पीछे हट गया, क्योंकि नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। हमने कहा नेताजी ये तो सब आपकी राजनीतिक शतरंज के चुनावी पासे हैं, और आप दूध के नहीं इस देश की जनता के खून के प्यासे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मंच से ससुराल के बारे में भी बात की गई। मेरे जन्म ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया भाई साहब। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। मेरे जन्म के तत्काल बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए, तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया है स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा, और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने, और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास, तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो? मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई।
न डरी, न चीखी, न चिल्लाई। अच्छा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा? हाँ। पत्नी बोली, मैं 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब, इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है, दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानता है। अच्छा। हम दोनों जग से निराले हैं, फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मन के काले हैं। और तमाम बातें करने के बाद अपनी काव्य यात्रा यहाँ से खत्म करना चाहूंगा कि गरीब के मुंह से छिनते निवाले देखे हैं, हमने रोटी सेकती हुई माँ के हाथों में चाले देखे हैं, और हम तो सिर्फ तन के काले हैं मित्र मेरे, हमने तन के उजले लोगों के मन बहुत काले देखे। क्या बात है, वाह वाह वाह। संजय खत्री जो आज छुपे रुस्तम के रूप में हमारे बीच में आए, बेटमा नाम के एक छोटे से गांव से, लेकिन छोटे से गांव में भी प्रतिभा हो सकती है। हमें बड़ी खुशी है संजय खत्री, इस मंच पे हम आपको एक ऐसा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, आपको एक ऐसा प्रतीक चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं जिसे लेके आप और अच्छी कविताएं गढ़ें, आगे बढ़ें, यहाँ से लेके वहां तक की यात्रा के लिए एक बार हम आपका सम्मान करेंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। जब कोई नई प्रतिभा आगे बढ़ती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब नई प्रतिभा किसी छोटी जगह से आती है तो ज्यादा खुशी होती है। इस देश के हर गांव, हर शहर, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में बसने वाले हर छुपे रुस्तम को हम करते हैं प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम।